नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए लागू होने से इसके कारण पड़ने वाले असर को भांपते हुए विपक्षी दलों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु ने साफ कर दिया कि वो इस कानून को अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे। ममता बनर्जी ने रमजान महीने की शुरुआत के ठीक पहले नागरिकता संशोधन कानून लागू करने को मुस्लिम समुदाय की भावनाओं के साथ खिलवाड़ बताया। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम अपने ही लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। ऐसे में इन देशों से आने वाले बेरोजगार लोगों को भारत में नागरिकता देने से देश की समस्याएं और ज्यादा बढ़ेंगी। अरविंद केजरीवाल ने इस कानून को वापस लेने की मांग की है। हालांकि संविधान विशेषज्ञों का कहना है कि राज्यों के पास इस कानून को अपने यहां लागू होने से रोकने का कोई अधिकार नहीं। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि जिस कानून का देश के किसी भी नागरिक से लेना देना नहीं है, उस कानून को लेकर क्या डर का माहौल बनाया जा रहा है। साल 2014 के पहले जो लोग भारत में शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं, यह कानून उन अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए है। ऐसे में बड़ी बहस में आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से विपक्षी पार्टियां इस नागरिकता कानून का विरोध कर रही। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल की राज्य सरकारों की तरफ से कहा गया कि वो अपने राज्यों में इस नागरिकता संशोधन कानून को किसी भी सूरत में लागू नहीं होने देंगे। ऐसे में सीए पर तकरार लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके बाद नागरिकता संशोधन कानून पूरे देश में लागू हो चुका है। सीए लागू होने से इसके कारण पड़ने वाले असर को भांपते हुए विपक्षी दलों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा जा रहा है कि देश के अधिकार पर घुसपैठियों को आखिर क्यों हक दिया जा रहा है। इसको लेकर उनकी तरफ से आपत्ति जताई गई है और कहा गया कि ये देश के लिए बेहद खतरनाक फैसला साबित होगा। तो उधर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी लगातार इसका विरोध कर रही। हालांकि इस विरोध के मायने क्या हैं, हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने इन सम्मानित मेहमानों से। मेरे साथ शंकर कुमार जी हैं, आप अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट हैं। कानूनी पहलू में इस नागरिकता संशोधन कानून की उनसे समझने की कोशिश करेंगे। रविंद्र सिंह ढुल साहब हैं, आप कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता आलोक वत्स साहब हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा हैं। सवाल इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर नागरिकता संशोधन कानून का विरोध क्यों? क्या वाकई में यह कानून देश के लिए खतरनाक साबित होगा या फिर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति नागरिकता संशोधन कानून पर भारी पड़ती दिखाई दे रही? असदुद्दीन ओवैसी लेकर अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, केरल और तमिलनाडु भी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में सवाल इसी बात को लेकर उठ रहा है कि आखिर नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कितना जायज है। जहां शंकर कुमार जी, रविंद्र सिंह ढोल साहब, आलोक वत्स साहब हमारे साथ चर्चा में शामिल हो चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत लेकिन मैं शंकर कुमार जी आपसे ही करना चाह रहा हूं कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जिस तरह से तमाम राज्यों की तरफ से विरोध दर्शाया जा रहा है, यह विरोध कितना सही है? देखिए, बड़ा स्पष्ट है, ये राज्य अपने राजनीतिक कारणों से इस चीज का विरोध कर रहे हैं। निश्चित रूप से जिस आबादी के लिए इस कानून को बनाया गया है वह आबादी अपने आप में अलग ढंग की आबादी है, जिससे इनका कोई राजनीतिक लाभ इनको होता हुआ दिख नहीं रहा है। बाकी संवैधानिक स्थिति बड़ा स्पष्ट है। संवैधानिक स्थिति यही है कि भारत के जो सरकार है, जो पार्लियामेंट है, उसको पूरा अधिकार है संविधान के अंदर में और सिटीजनशिप एक्ट के अंदर में भी वो अमेंडमेंट कर सकती है। तो अमेंडमेंट का विरोध राजनीतिक मात्र है। मैं इतना ही कहूंगा, इसका कोई आधारभूत कोई कानूनी आधार नहीं है। हाँ, ये सत्य है, जिसको चूंकि आप हमें कानूनी विषय पे रखने के लिए बुलाए हैं तो जानकारी मैं देता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर में इस विषय को लेकर के रिट फाइल है जी। उसकी लगभग 300 के आसपास पिटीशन आवेदन अलग अलग लोगों ने की हुई है। वह आवेदन सुप्रीम कोर्ट के पास लंबित है। उनके अब आवेदन की है तो उनका कुछ आधार हो।
तो उनका जो कानूनी आधार है वो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। कानूनी आधार सिर्फ उनका इतना ही है जी। कि धर्म के आधार पे जो इन्होंने सिटीजनशिप देने की बात की है वह असंवैधानिक है। उनका कहना है कि आप अगर ऐसे किसी व्यक्ति को देना चाह रहे थे जो अपने ही भारत के थे और कहीं और अन्य देश में हैं और वहां पे परेशान हो रहे थे, तो इसमें आप मुस्लिम को नहीं छोड़ सकते थे, ऐसा इनका कहना है। भारत सरकार का पक्ष इसमें बड़ा स्पष्ट है। भारत सरकार का पक्ष यह स्पष्ट है कि भैया हम आर्टिकल 14 होता है हम लोगों में, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को टेस्ट करने के लिए इन सब चीजों का बहुत बड़ा आधार होता है। उनका कहना है कि जब ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ये एक स्तर पे, ये आवाज आ रही है बीच में कोई? जी जी सर, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि ये जो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश है जी, एक स्तर पे कहीं न कहीं यह मुस्लिम राष्ट्र हैं। ये यहाँ पे जो मुस्लिम, गैर मुस्लिम लोग हैं उनको सही ढंग से जो उनका अधिकार है, उनका जो एक मानव होने का नाते जो ह्यूमन राइट्स होता है वह उन अधिकारों से वो वहां वंचित हैं। जी जी। ऐसे में भारत जो उनका मूल देश है वहां पे जो एक इन्होंने 2 तारीखें तय की हुई हैं, 14 से पहले वाले और 14 के बाद वाले। जी जी। तो उनको हम नहीं देंगे। अगर 2014 से पहले और बाद वाले को तो कौन देगा? बिल्कुल, सवाल इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि नागरिकता कानून को लेकर जो विरोध करने की कोशिश की जा रही है, ये विरोध क्या सिर्फ सियासी है या तुष्टीकरण की राजनीति नागरिकता संशोधन कानून पर भारी पड़ रही है? मैं ढुल साहब आपके पास आऊंगा। क्या देश के मुसलमानों को डराने का प्रयास विपक्षी पार्टियां कर रही हैं? नहीं, डराने का प्रयास जैसी चीज नहीं है, लेकिन हाँ रिलीजियस बेसिस पे डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश जरूर सत्तारूढ़ पार्टी कर चुकी है, कर रही है। हम बड़े आराम से आर्टिकल जो है 14 की बात कर गए, हम यहाँ पर बैठ करके संविधान की आर्टिकल 15 की बात काहे नहीं करते? बिल्कुल क्लियर तौर पे भारत के संविधान के आर्टिकल 15 में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है गोल्डन अक्षरों में कि किसी भी व्यक्ति के साथ में उसकी कास्ट, उसके रिलीजन या उसकी डिसेंट किसी भी बेसिस पे किसी भी प्रकार का इस देश के अंदर जो है पार्शियलिटी नहीं किया जाएगा। यानी कि इस देश का संविधान पूरी तरह से भारत की सरकार को प्रोहिबिट करता है रिलीजियस बेसिस पे किसी भी प्रकार की पार्शियलिटी करने से। तो ऐसे में इस प्रकार के किसी भी कानून का डिफेंस और जस्टिफिकेशन नहीं, लोगों को आप हमारे दर्शकों को यह बताइए कि इससे देश के मुसलमानों का क्या नुकसान है, उनको क्यों डराया जा रहा है? सर, मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा था। मैं डराने की बात नहीं कर रहा, मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप विपक्ष के ऊपर नहीं, आप सत्तारूढ़ पार्टी के ऊपर बात करिए। मैं कह रहा हूं कि सत्तारूढ़ पार्टी इस मामले में रिलीजियस डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। मैंने ये नहीं कहा कि विपक्ष उसे डरा रहा है या नहीं डरा रहा है। जिस भी व्यक्ति के अंदर कोई आशंकाएं होगी वो अपनी बात सत्ता के आगे, सरकार के आगे नहीं रखेगा तो किसके आगे रखेगा? और विपक्ष सरकार के आगे नहीं रखेगा तो किसके आगे रखेगा? मुझे ये बताएं कि क्या लेजिटिमेट बेसिस है एक सेक्युलर कंट्री में किसी भी एक रिलीजन के लोगों को नागरिकता लेने से प्रोहिबिट करता है? जो कोई भी सवाल ये है कि जो देश मुस्लिम राष्ट्र के तौर पर जिनकी पहचान है, जो खुद को मुस्लिम राष्ट्र मानते हैं, तो बाकी वहां पर जो अल्पसंख्यक है जिनके साथ धार्मिक आधार पर पक्षपात किया जाता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, ऐसे लोगों को नागरिकता दिए जाने से जुड़ा ये कानून है। इस पर तो शंकर कुमार साहब बेहतर तरीके से बताएंगे। लेकिन आपने नहीं, ढुल साहब, जो आपने बात कही है कि सरकार पक्ष से सवाल करने का क्या विपक्ष को अधिकार नहीं है? बिल्कुल है सर, देश का लोकतंत्र इस बात की इजाजत देता है। लेकिन अगर उस विरोध के पीछे सिर्फ वोट बैंक की राजनीति होगी, तुष्टीकरण की राजनीति होगी, तो ये भी तो देश के साथ धोखे जैसा है ना। आऊंगा मैं आपकी आर्टिकल 15 कोर्ट मैं आऊंगा ना रवि साहब, कौन कर रहा है पता लग जाएगा। ढोल साहब, मैं बिल्कुल आपके पास आऊंगा, क्योंकि पूर्व में जब आपकी सरकारें थी तब यह कहा गया था कि हम रहेंगे तो हम ऐसे धार्मिक रूप से प्रताड़ित किए गए लोगों को हम नागरिकता देने का काम करेंगे। अब विपक्ष में है तो आपके स्वर बदल रहे हैं। मैं आऊंगा आपके ही सवाल का जवाब लेते हैं ना आलोक भट्ट साहब से। आलोक भट्ट साहब, ये रमजान के पहले दिन लागू करना, ये ममता दीदी, अरविंद केजरीवाल या फिर केरल सरकार हो, तमिलनाडु सरकार हो, वो हजम नहीं कर पा रहे हैं। ये वोट बैंक की राजनीति का डर है।
आलोक आपको बत्स क्या जी। लगता है ये जो चार स्टेट हैं जिनका आपने नाम लिया, वेस्ट बंगाल, केरल, तमिलनाडु और दिल्ली, सबसे ज्यादा टोपी पहन के बिरयानी खाने का रिवाज इन्हीं 4 स्टेट में है। स्पष्ट तौर पर मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए ये इसका विरोध कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में 30-35 कंट्री में ये सीए लागू है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जहां मुसलमान बहुतायत में है वहां भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ किसी मुसलमान को जो ओरिजिनल मुसलमान हिंदुस्तान भारत में है उसको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किया जा रहा है। फिर ये बाहरी मुसलमानों के लिए ये क्यों इतने चिंतित है? मैं इनसे अगर पूछूं कि पार्टीशन के बाद 24.7% थे हिंदू पाकिस्तान में और करीब बांग्लादेश बनने के बाद यहाँ पे थे करीब 21.3%। जी। आज की डेट में पाकिस्तान में 1% है और 3% है बांग्लादेश में। कौन सा सुनामी आया, कौन सी बाढ़ आई, कौन सी प्रकृति का प्रकोप हुआ, क्या हुआ, कौन लील गया इनको? जबरन या तो उनका धर्मांतरण किया गया, बलात्कार किया गया और उनको मुस्लिम धर्म कबूलवाया गया। हमारे यहाँ ये 15 करोड़ पे थे जब आजादी हुई थी, आज ये 30 का आंकड़ा पार कर रहे हैं क्योंकि इनके पास अमन चैन है। तो ये अपनी बढ़ोतरी दिखा दिया इन्होंने। आज ये 30 के आसपास है भारतवर्ष के अंदर। ये है भारतीयता और हिंदुओं की सही नहीं वक्त साहब, टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ये टाइमिंग आपको लग रहा है टाइमिंग की वजह से विरोध ज्यादा हो रहा है? नहीं होने देंगे, ये भी स्पष्ट है। मोदी के रेजिम में अब इस तरीके का तुष्टीकरण नहीं होगा। समान आचार नहीं, विपक्ष आरोप ये लगा रहा है टाइमिंग को लेकर कि ये चुनाव के ऐन पहले इसका नोटिफिकेशन जारी कर देना, ये भी तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। ये आरोप विपक्ष का है। कभी न कभी तो इसका वक्त आना ही था। और दूसरी बात, ये हमारे मैनिफेस्टो का एक पार्ट है। ये मोदी की गारंटी है, जो कहते हैं वो करते हैं। चलिए ठीक है, आप मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं शंकर कुमार जी आपसे, क्योंकि कानूनी पहलू को समझना बेहद जरूरी है और देश की जनता जब उसको ये पता चलता है कि कानून के हिसाब से क्या सही है क्या गलत है तो बेहतर तरीके से, क्या आपको लग रहा है कि शरणार्थी और घुसपैठियों के बीच में अंतर को कम कर लोगों की भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है? नहीं, ऐसा है कि मुझे लग रहा है कि यही तो है। कानून को आप अगर सही ढंग से सही समझते हैं तो ये एक स्थिति उत्पन्न होती है जी। ये कानून की में बहुत ज्यादा इसमें पेचीदगी नहीं है। आप इतना समझ लीजिए, जो विरोध का विषय है वो क्या है? विरोध का विषय में ही सारा उत्तर समाहित है जी। अब विरोध क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है कि आपने पूरी प्रक्रिया में ये कानून क्यों लाए, इसको लेकर के विरोध नहीं है। विरोध इस बात को लेकर के है कि इस कानून में मुस्लिम समुदाय को आपने क्यों छोड़ दिया। ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर तो बड़ा स्पष्ट है जी। आप कहां के लोगों को यहाँ पे सिटीजनशिप देने के लिए फैसिलिटेट कर रहे हैं, आप व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं, कहां के लोगों को? तो आप उन लोगों को कर रहे हैं जहां पे पहले से ही मुस्लिम राज्य है, मुस्लिम राष्ट्र है। जो लोग हैं, मान लीजिए पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान, ही 3 जगह तो हैं। अब इन 3 जगहों पे जहां पे आप, और सिर्फ हिंदू की बात क्यों हो रही है? हम तो उसमें हिंदू से लेकर के, क्रिश्चियन से लेकर के, पारसी से लेकर के जैन तक की बात कर रहे हैं, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि जहां पे पहले से ही मुस्लिमों के लिए एक सुदृढ़ व्यवस्था है, जिन्होंने देश का विभाजन ही इसी आधार पे किया जी, कि भाई हम मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे। भारत के तरह उन्होंने सेकुलर कंट्री तो बनाई नहीं, है ना, जिसमें सभी धर्म को बराबर का अधिकार हो। तो ऐसे में अब आज के दिन में मुझे दोनों ही चाहिए, मतलब मैं तो अपने लिए तो मुस्लिम हूं, लेकिन आपके लिए मुझे सेकुलर बना लो। तो इन पे कौन विश्वास करेगा? बिल्कुल, यानी आप कह रहे हैं कि चित भी अपनी पट भी अपनी, ये तो नहीं चलेगा डोल साहब। और ये कहां से संभव है? हाँ, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। डोल साहब, सवाल तो ये ना कि चित भी अपनी पट भी अपनी। अगर ये बताइए कि अगर धार्मिक आधार पर अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में अगर वहां पर सिखों के साथ हो, हिंदुओं के साथ हो, जैन के साथ हो, पारसियों के साथ हो, इन लोगों के साथ अगर अत्याचार किया जाता है तो उनके लिए विकल्प क्या है?
इराक जाएं, ईरान जाएं, या कौन से देश चले जाएं, या फिर उनको बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया जाए? यहाँ पर अभी 2 मिनट पहले एक प्रबुद्ध पैनलिस्ट ने कहा कि भारत दुनिया के बहुत से देशों में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि CAA लागू है। मैं उन प्रबुद्ध व्यक्ति से पूछना चाहता हूं कि किसी एक ऐसे देश का नाम बताए जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 के बाद में सिटीजनशिप एक्ट जो आया था उसके बाद में अमेंडमेंट एक्ट जो है लागू किया गया है। ऐसा दुनिया में कौन सा देश है जिसके अंदर धर्म के बेस पे, जाति के बेस पे किसी भी व्यक्ति को उस देश के अंदर एंट्री का कोई बैन है? यदि श्रीमान जी एंट्री का ऐसे बैन होने लग गया ना, तो जो क्रिश्चियन कंट्रीज है जहाँ पर इस देश की जनता जो है लाइन लगा करके जाती है, अगर किसी दिन किसी ने वहां पे कोई मोदी जैसा सनकी वहां पर आ गया, उसने हिंदू को काट दिया ना, कहेगा यहाँ पर बैठ करके बैठे रहिएगा। आप इस देश के, आप ये समझिए कि इस देश की जो है समानता का अधिकार हम यहाँ पे देते हैं, तो इनको इससे बहुत ज्यादा तकलीफ है। मैं ये कह रहा हूँ देश के अंदर असमानता कहाँ हो रही है? सीए की वजह से देश के भीतर असमानता कैसे हो रही है? आप ये तो बताइए ना, देश के मुसलमानों को क्या फर्क पड़ता है नागरिकता संशोधन कानून से? आप मुझे एक चीज बता दें बस बड़ा क्लियर तौर पे, इस देश का संविधान आर्टिकल 15 में लिखता है कि अरे गोली मारिए दुनिया के देशों को, उनसे हमारा क्या वास्ता? हम अपने देश की अगर बात कर रहे हैं, छोड़िए ना, हम अपने देश की बात करते हैं। देश के मुसलमानों का क्या नुकसान है नागरिकता संशोधन कानून से? छोड़िए बाकी देशों से, हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भारत की बात कर रहे हैं। गोली मारिए के क्या मतलब? आर्टिकल 15 हमारे देश का भी देश का है। तो आप चैलेंज करेंगे? आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे? डोल साहब चैलेंज करेंगे? कांग्रेस हिम्मत दिखाएगी? Is this न्यूट्रलिज्म? सर मुझे ये बताइए, मुझे सिर्फ इतना समझाइए कि देश के मुस्लिमों को क्या नुकसान है इस कानून से जो उन्हें डराया जा रहा है? सर सुनिए तो, डोल साहब, संविधान को गोली डोल साहब मुझे ये बताइए, डोल साहब ये बताइए कि देश के मुसलमानों को क्या नुकसान है? ये बताइए ना, क्या नुकसान है देश के लोगों को? बात बताइए कि आर्टिकल 15 पढ़ा है या नहीं? तो आप चैलेंज करेंगे? आप सर्वोच्च अदालत में चैलेंज क्यों नहीं करते? अरे किसने कहा चैलेंज है भैया? चैलेंज है। इतनी क्या जल्दबाजी इनके पास? सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ठीक है, आऊंगा। अगर आप सुप्रीम कोर्ट ये मामला लेकर गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट पर तो भरोसा होगा ना सर? सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा होगा? भरोसा नहीं है आपको, भरोसा नहीं है तभी तो आप जजमेंट। चले सर, एक ब्रेक के लिए हमें रुकना है, लेकिन हम ब्रेक के पहले यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस कानून को लेकर डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, देश के मुसलमानों को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है, या फिर वाकई में नागरिकता संशोधन कानून देश के लिए वाकई में खतरनाक है, जिसके हम कानूनी पहलू को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका राजनीतिक एंगल क्या है? क्या इसमें नफा नुकसान राजनीतिक दलों को अपना अपना दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से इसका विरोध हो रहा है तो कोई समर्थन कर रहा है? एक ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, बहुत जल्द वापस लौटना है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बड़ी बहस। हम बात करें नागरिकता संशोधन कानून की, जिसको लेकर कई राज्य सरकारों की तरफ से विरोध किया जा रहा है, विपक्षी दलों की तरफ से विरोध किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि देश के लिए यह फैसला सही नहीं है और इस फैसले को वापस लिया जाना चाहिए। सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या आगामी लोकसभा चुनाव की घड़ियां नजदीक आती जा रही हैं, इसको लेकर तुष्टीकरण की राजनीति हावी हो रही है नागरिकता संशोधन कानून पर। सभी मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं शंकर कुमार जी आपके पास आऊंगा। ब्रेक पर जाने से पहले जो हम चर्चा कर रहे थे और ढोल साहब की तरफ से जो प्रश्न खड़ा किया गया कि भाई संविधान में इस तरह की व्यवस्था है, वो कह रहे हैं कि उस पर जवाब दें। सुन रहा था, उन्होंने एक सांस में दो बातें कही गुस्सा के अलावा जी। एक बात तो उन्होंने यह कही कि आर्टिकल 14 और 15 को साथ साथ पढ़ना चाहिए, अच्छी बात कही उन्होंने। अब मैं इनको ये बताना चाहूंगा, आर्टिकल 14 सबको पता है मदर ऑफ ऑल आर्टिकल्स कहा जाता है, इसलिए मैंने आर्टिकल 14 को कोट किया। आर्टिकल 15 साहब जरा सा ध्यान दीजिएगा, आप वकील हैं, आपने कहा 21 साल की प्रैक्टिस है, मेरी भी 30 वर्षों की प्रैक्टिस है, तो मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन साइड में ही काम करता रहा हूं। तो आर्टिकल 15 को अगर देखेंगे तो उसके अंदर में सिटीजन्स स्पेशल एक्ट है, वो उनको एक्ट, जैसे आर्टिकल सिटीजन्स को के लिए है, तो आर्टिकल 15 बेसिकली सिटीजन्स के लिए है। आर्टिकल 14 ज्यादा वाइडर प्रोस्पेक्ट का और उसका वाइडर एक रेमिफिकेशन होता है, वो है, ठीक है। तो आर्टिकल 15 में जो सिटीजन है उनको लेकर के रिलीजन, कास्ट एटसेट्रा की बात की गई है, ठीक है। इसीलिए जब हम आर्टिकल 14 के टेस्ट को अगर हम पास कर जाते हैं सिटीजनशिप एक्ट को लाने के क्रम में, तो हमें आर्टिकल 15
को सेटिस्फाई इसलिए नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि हम सिटीजन्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉन सिटीजन को सिटीजनशिप दे रहे हैं, इसको समझना चाहिए। फाइन लाइन डिस्टिंक्शन है। मुझे लग रहा है मैंने अपनी बात को स्पष्ट कर दी है कि आर्टिकल 15 में उन लोगों को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है जो पहले से सिटीजन है, ठीक है। आर्टिकल 15 उनके लिए एप्लीकेबल है। हम उन लोगों को सिटीजनशिप देने की कोशिश कर रहे हैं जिनको सिटीजनशिप अभी तक है ही नहीं, तो आर्टिकल 15 कहां से प्ले करने में आ गया? ठीक है, बड़े संक्षेप में डुल साहब अब इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं आलोक जी आपके पास आ रहा हूं। और डुल साहब थोड़ा सा हम लोग टेक्निकल बात करते हैं। डुल साहब मैं बीच में आपको रोकूंगा, आप भी प्रैक्टिसिंग हैं, हम लोग एक ही फ्रेटर्निटी से हैं, तो एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि हम कुछ भी बोलते हैं तो बड़ा ही ऑथेंटिक होना चाहिए। ठीक है डुल साहब जवाब दीजिए। देखिए, मैं इस चीज को कतई भी मना नहीं कर रहा हूँ कि आर्टिकल 15 हैज रिस्ट्रिक्टेड द प्रोविजन टू सिटीजन ऑफ इंडिया। मैंने कहा था कि आर्टिकल 14 अलोंग विद आर्टिकल 15 को जब पढ़ा जाए तो बड़ा स्पष्ट तौर पे ये कहा जाता है सेक्युलर कंट्री, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर प्रीएम्बल के अंदर बड़ा क्लियर तौर पे लिखा है भारत एक नर धर्म निरपेक्ष देश है और उसकी आइडेंटिटी को आप जो है बदल नहीं सकते, ना आप ना मैं ना कोई और। केशवानंदा भारती के सेटल करके जा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट बड़ा क्लियर तौर पे कि देश के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है प्रीएम्बल और उसे बदला नहीं जा सकता। जब क्लियर तौर पे एक चीज है कि इस देश के अंदर किसी भी व्यक्ति के साथ में रिलीजियस बेस पे कोई भी किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तो ये केवल 3 कंट्रीज को लेकर के इन्होंने इस प्रकार का कानून बनाया। तो मुझे एक बड़ा क्लियर तौर पे बताएं कि इस कानून से आपने अपने पड़ोसी श्रीलंका को काहे छोड़ा? चले ठीक है डुल साहब आपकी इस बात पर जवाब शंकर कुमार जी देंगे, लेकिन उससे पहले आलोक भट्ट साहब विपक्षी दलों का यही कहना है कि सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों की भावनाओं के साथ खेलने का काम किया जा रहा है ताकि एक वोट बैंक को आकर्षित किया जा सके, और बीजेपी की मंशा टाइमिंग को लेकर वही सवाल उठा रहे हैं। आलोक भट्ट जी। आलोक जी आवाज। दो विद्वान अधिवक्ताओं को सुन रहा था जी। मैं 2 विद्वान अधिवक्ताओं को सुन रहा था। मैं तो अधिवक्ता नहीं हूं, इसलिए इसकी कानूनी पेचीदगियां से मैं वाकिफ ना हूं, ना करा सकता हूं जी। लेकिन मोटे तौर पे जो मैं चीज जानता हूं कि जो भी कानून है इस देश में वो यहाँ के नागरिकों के ऊपर लागू होता है। ये बात बाहर के देश के से आए हुए लोगों की है। इसके लिए जो अमेंडमेंट किया गया है उसमें उन लोगों को जो अपने जिस मुल्क में से वो आए वहां वो अधिकारों से वंचित रह गए, और एक पर्टिकुलर समुदाय के नहीं है, सिर्फ हिंदू नहीं है, उसमें 4-5 धर्म के लोग हैं। इन लोगों को यहाँ पर नागरिकता एक पर्टिकुलर टाइम के बाद 14 अगस्त 2014 31 दिसंबर 2014 उसके पहले देने की बात कही गई जी। हाँ, उससे पहले जो है उनको देने की बात कही गई। मुस्लिम लोग जो उस समय आए हैं, जो यहाँ पर जो रोहिंग्या हैं या जो घुसपैठिए हैं बांग्लादेश के, उन लोगों को नहीं देने की बात है, जिसके कारण कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो इनके दम पर राजनीति अपना रोटियां सेक रही हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। और जिन राज्यों का आपने नाम गिनाया उन्हीं राज्यों में ये फल फूल रहे हैं और वहीं पर इनको संरक्षण प्राप्त, और पूरे देश के मुसलमानों को, देश के नागरिकों को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ये प्रॉब्लम है तो पॉलिटिकल पार्टी और उसके किंग के लोगों को है। आम मुस्लिम को प्रॉब्लम नहीं है, क्यों आम मुस्लिम पर ये लागू ही नहीं होता किसी रूप में। बिल्कुल सवाल सर इसी बात को लेकर, इसीलिए आज हम इस बहस को चर्चा में लेकर आए हैं कि क्या देश के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, उनको भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। एक ऐसा कानून जिसका हमारे देश के किसी भी नागरिक से लेना देना नहीं है। शंकर कुमार जी, अगर उनके मन में यह डर बैठाने की कोशिश की जाती है तो इसका तो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन एक प्रश्न इस बात को लेकर, चाहे पश्चिम बंगाल का अगर जिक्र किया जाए, जो अवैध तरीके से बांग्लादेश से घुसपैठ करते हैं, जो आज की डेट में वोटर के तौर पर भी तब्दील हो चुके हैं, बड़ी आबादी है। दिल्ली की बात कीजिए, ढोल साहब उस पर ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे कि जिनके साथ गठबंधन में सरकार बनाने जा रहे हैं, व्यवस्था तो ईडब्ल्यूएस के तहत मकान तक देने की हो रही थी। घुसपैठियों और शरणार्थियों में अंतर तो करना होगा ना सर। शंकर कुमार जी। ऐसा है, मुझे बड़ा अच्छा प्रश्न इसको थोड़ा समझना चाहिए। देखिए, 1 सेकंड टाइम ये
ये सर, आपकी जो आवाज, बांग्लादेश से लोग आए हैं, आपकी सर आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है। आपकी लाइन मैं आपकी सही कराता हूं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। शंकर कुमार जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए सर। इसको समझने की आवश्यकता है। बार बार आपने दो बड़े अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है, घुसपैठी और सब, और इसके अलावा मूल रूप से जो भारतवासी हैं जी, का पुराना इतिहास भारतवर्ष में रहा है, उनकी भी एक है। हम कहीं न कहीं भारत के अपने नागरिकों को, शरणार्थी तो वो शरणार्थी कहीं कहीं जाके बैठे हुए, लेकिन जो हमारे नागरिक इस कारण से हमसे कट गए थे, उनको हम उनको अगर सिटीजनशिप इसका कोई दूसरा देश नहीं देगा। इसको समझने की आवश्यकता है जी। और उनके जो ह्यूमन राइट्स हैं, उनको जो मानव होने का जो उनका अधिकार है, मानवाधिकार है जी, उसकी रक्षा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आज के दिन में वही कुछ देर पहले बुल साहब कुछ कह रहे थे कि मानवाधिकार का एक अपनी व्यवस्था होती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ कानून कायदे हैं। तो मानवाधिकार का कानून कायदा है तो उसमें दायित्व किसका तय होता है? जो गैर मुस्लिम है और जो भारतीय मूल के गैर मुस्लिम जी, उनके प्रति तो मेरी जिम्मेवारी है ही ना। हम इसलिए उनको डिस्क्रिमिनेट कैसे कर सकते हैं? उनको मुस्लिम राष्ट्र के जो लोग, जो राष्ट्र हैं, उनको उन्होंने उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जी। तो मुस्लिम राष्ट्र जो हैं मुस्लिम को अपने उन्होंने। ठीक है शंकर कुमार जी, आपकी आवाज भी थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है। मैं डोल साहब, अब क्या जवाब देंगे? अब अंतर तो स्पष्ट करना होगा घुसपैठियों और शरणार्थियों के बीच में। यह विरोध तो अगर घुसपैठियों के लिए होना चाहिए कि उनको देश से बाहर निकाला जाए, तब तो विरोध समझ आता है। शरणार्थी जो साल 2014 31 दिसंबर के पहले तक आ चुके हैं, ऐसे लोगों को नागरिकता देने की बात है। मैंने एक बड़ा क्लियर तौर पे एक प्रश्न पूछा था जी कि इन्होंने 3 कंट्रीज के ऊपर इसको रिस्ट्रिक्ट करने का काम किया। क्या श्रीलंका के अंदर रह रहे माइनॉरिटी जो तमिल जो अपने समुदाय है इस देश का, तमिल समुदाय है जो बेसिकली हिंदू है, ठीक है, उसके बारे में ये अमेंडमेंट एक्ट क्यों नहीं बात कर रहा? क्या वहां से इमिग्रेशन नहीं होता? 1 2 आपने इसको केवल मुस्लिम बहुल 3 कंट्रीज यानी कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और जो है इनके साथ मिनिस्ट्री किया क्योंकि आपके वेस्टेड इंटरेस्ट थे, भाजपा के वेस्टेड इंटरेस्ट थे, क्योंकि मोदी जी तो सोते जागते उठते बैठते बेचारे को पाकिस्तानी आता है। बेचारा इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इतने बड़े के जो है चला रहे हैं, वहां जाके बिरयानी खाए आते, लेकिन रोजी रोटी उसी से चलती है। लेकिन मुझे ये बताएं कि श्रीलंका को काहे एक्सक्लूड किया? चले ठीक है आलोक भट्ट साहब, बड़े संक्षेप में जवाब दे दीजिए क्योंकि चर्चा के समापन का वक्त भी हो रहा है। यानी कुल मिलाकर अब तक जो निष्कर्ष दिखाई दे रहा है वो यही कि सिर्फ और सिर्फ नागरिकता संशोधन कानून को लेकर राजनीति हो रही है। तो भाजपा कर रही है ना, दिक्कत क्या है? नहीं, तो क्या आपको कुछ और लगता है? ये जितने भी लोग इसके खिलाफ में हैं, वो सब किसी न किसी तरीके की पॉलिटिकल रोटियां सेकने के लिए तैयार हैं। जो आम मुसलमान है उसको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ये उनको प्रेरित कर रहे हैं, ये उनको डरा रहे हैं, ये उनको गुमराह कर रहे हैं। ठीक कहा वकील साहब ने कि ये उन पर लागू ही नहीं होता किसी रूप में। ये तो बाहर से आए लोगों की बात हो रही है, उसके लिए इनको इतना पेट में दर्द हो रहा है। चले बिल्कुल, लेकिन कहते हैं ना कि जनता तो जनार्दन है और जनता इन तमाम चीजों को बेहतर तरीके से समझती है कि क्या चीज हित में है, क्या चीज नुकसानदायक है। और खासतौर पर एक ऐसा कानून जो देश के किसी नागरिक पर, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो कोई हो, उस पर तो लागू ही नहीं होता, उसको लेकर डराने का क्या प्रयास किया जा रहा है। और इसके पीछे सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है, क्योंकि दुहाई अगर श्रीलंका तक की दी जा रही है तो श्रीलंका मुस्लिम कंट्री नहीं है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश की बात की जा रही है तो मुस्लिम कंट्री है, वो खुद को मुस्लिम राष्ट्र मानते हैं। और वहां पे अल्पसंख्यकों के साथ अगर इस तरह से अत्याचार किया जाता है तो उनको ठिकाना कौन देगा? और अगर भारत में आ चुके हैं, शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं, तो उनके आगे भविष्य की जिम्मेदारी आखिर क्या भारत को नहीं लेनी चाहिए? बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ बड़ी बहस में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।